हमारे साथ में मौजूद हैं सिविल मामलों के एक्सपर्ट एडवोकेट शिशुपाल सिंह गंगवार। वकील साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आपकी कृपा है सब लोगों की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज क्षेत्र में जो नगरीय क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्लाटिंग हो रही है, जो कॉलोनियां कट रही हैं, और ये जानकारी में आता है ये कृषि की भूमि है, इसे आग कृषि घोषित नहीं कराया गया है। इसको लेकर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि प्लाटिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्लाटिंग करने से पहले हमें अपनी, अगर हम कोई कॉलोनी काट रहे हैं तो उसका हमें लेआउट बनाना, पास कराना पड़ेगा। क्योंकि कॉलोनी एक शब्द जो है बड़ा व्यवस्थित है। उसमें ऐसा नहीं कि हमने कोई रास्ता 10 फीट का दे दिया, कोई 15 फीट का दे दिया। जो सरकार के मानक हैं उस हिसाब से कॉलोनी काटी जाती है और उसका लेआउट पास कराना पड़ता है हमें संबंधित नगर पालिका से, तब काट सकते जो हैं। लोग नहीं करते हैं फिर क्या ऐसे अवैध कॉलोनी कही जाएगी इसे? हाँ, कानूनन वो अवैध कॉलोनी है। और आपने देखा होगा कि बीडीए इस तरह की अवैध कॉलोनियों पे बुलडोजर चलाती है, अक्सर खबरें आती हैं, ये इसीलिए क्योंकि वो कानूनन अवैध है। अगर वो वैध होती तो बीडीए की अधिकार नहीं है कि वो उनको खसा सके या गिरा सके। इसके अलावा वकील साहब, ये जानना चाह रहा हूँ, आखिर ये लोग क्यों नहीं आग कृषि घोषित कराते हैं? इसमें वजह क्या होती है? क्या टैक्स बनता है या स्टाम्प शुल्क ज्यादा जाता है? क्या ऐसी वजह है कि कृषि की भूमि पर प्लाटिंग ये लोग करते हैं, क्यों नहीं कराते हैं? जी, ऐसा है। देखिए, पहले तो ये था कि जो राजस्व संहिता लागू हुई उससे पहले जब जेडे-एलआर एक्ट लागू था, तब ये व्यवस्था थी कि सरकार सोमोटो कर सकती थी। अब चूंकि सोमोटो करने में इसलिए सरकार को दिक्कत होती है कि अब राजस्व संहिता में व्यवस्था हो गई है कि कोई भी कॉलोनी जो आकर्षक भूमि घोषित कराई जाएगी, अब वो धारा 80 हो गई है। पहले एक दूसरी थी, अब 80 हो गई है। तो उसमें ये व्यवस्था है कि 1% जो उसकी मालियत निकल के आती है, उसका 1% तो स्टाम्प जमा होता है और 1% खजाने में जमा होता है। तो ये काफी रुपया हो जाता है, इसलिए आदमी उससे बचता है। और उस तरह से एक तरह से अवैध लाभ कमाने के लिए ये कॉलोनाइजर जो है वो कॉलोनियों की जो भूमि है, जो कृषि भूमि है, उसको धारा 80 में आकर्षक घोषित नहीं कराते। रुपए बचाने के लिए आग कृषि घोषित नहीं कराते हैं। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोग खरीदते हैं उन्हें ये नहीं पता होता ये कृषि की भूमि है या आकृषि है ये, अब वो प्लाट ले लेते हैं, तो उन्हें आगे कहाँ समस्या पैदा हो सकती है खरीदने के बाद? समस्या जब बीडीए या संबंधित नगर पालिका अगर एक्शन लेती है तो निश्चित रूप से समस्या पैदा होगी, उसमें ये होता है, समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा वकील साहब, ये जानना चाहूंगा, एक मामला और चलता है कि किसी ऐसी समाज के कोई व्यक्ति के नाम अगर जमीन है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके वो जगह सेल कर सकता है। इसको लेकर कानून क्या कहता है? कानून बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए तो कोई भी ऐसी व्यक्ति अगर वो एग्रीकल्चरल भूमि है तो उसको एग्रीकल्चरल के हिसाब से बेचता है तब भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर वो उसमें प्लाटिंग करता है तब भी एग्रीकल्चरल भूमि की प्लाटिंग करने के लिए उसे बेचने की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी बेच सकता है, वरना उसे बेचने का राइट नहीं है। क्योंकि जब तक वो एग्रीकल्चरल है तब तक उसको परमिशन आवश्यक है, परमिशन आवश्यक है। या उससे पहले धारा 80 घोषित करा ले, तब अलग बात है। आप सिविल के मामले देखते हैं, मेरी जानकारी में है, तो इस तरीका के मामले आते होंगे आपके पास में कि कहीं पे कोई प्लाटिंग हुई है, वो किसी ऐसी समाज के व्यक्ति के नाम है, उसमें प्लाटिंग किसी ने खरीदा और प्लाटिंग उसकी कर दी, परमिशन नहीं ली, तो ऐसे में जिन लोगों ने प्लाट ले लिए हैं उनके आगे क्या समस्या आ सकती है? उनके आगे अगर उस पर ग्राम समाज या संबंधित नगर पालिका, अगर वो गांव नगर पालिका में है, नगर पालिका में तो नगरीय क्षेत्र आ ही जाता है, अगर वो गांव है तो ग्राम समाज जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है और वो जमीन जो है सरकार में दर्ज हो जाएगी अगर उस पर कार्रवाई की जाती है। तो बैनामा बैलेट माने जाएंगे अगर कोई ऐसी समाज की जमीन है और किसी प्रॉपर्टी डीलर ने वो जगह तय कर ली और उसके लिए सेल कर दिया, यानी लोगों के नाम बैनामा हो चुके हैं, तो वो बैनामा कानूनी रूप से ठीक है बगैर परमिशन के? बैनामा कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। और इस बैनामे का प्रभाव ये होता है कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति बैनामा करता है ना तो वो उसका मालिक रहता है और जो व्यक्ति खरीदता है वो भी उसका मालिक नहीं रहता है। उस बैनामा के आधार पर उस भूमि की मालिक राज्य सरकार हो जाती है। राज्य सरकार हो जाती है। आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे इस नवाबगंज विधानसभा की जनता के लिए, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, कोई ऐसी समाज की व्यक्ति है, उसकी जगह किसी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर ने ली और उसके लिए सेल कर रहा है और लोग खरीद रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं एक अधिवक्ता होने के नाते समाज के जो लोग हैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी ऐसी व्यक्ति की भूमि, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल हो, उसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लें और किसी अच्छी अधिवक्ता से उस बारे में राय लेकर ही खरीदें, जिससे उनको भविष्य में कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसी की भूमि, जैसा एक मामला सड़ियावा का चल रहा है मेरी जानकारी में, मैंने उसे दायर किया है ग्राम समाज की तरफ से, और वो भूमि निश्चित रूप से ऐसी की थी और बिना परमिशन लिए उसका बैनामा प्लाटिंग में कर दिया गया। वो भूमि निश्चित रूप से राज्य सरकार में दर्ज हो जाएगी। वो जो मुकदमा है वो आप लड़ रहे हैं? हाँ, दायर मैंने किया है। हाँ, मैंने किया।
तो उसमें क्या क्या हो सकता है आगे, क्या कमियां लग रही हैं आपको? कमियां सीधी सीधी हैं कि जब एक व्यवस्था है, कानून है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसीलिए कानून बनाती है कि उसका हम लोग पालन करें, और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो उसका खमियाजा भी हमें को भुगतना पड़ेगा। और अगर हमने किसी ऐसी व्यक्ति की एग्रीकल्चरल भूमि है और उसकी परमिशन के बिना हमने बैनामा करा लिया है, चाहे वो गजों में कराया है, चाहे खेती में कराया है, निश्चित रूप से वो गलत है। वो गलत है। अगर कोई ऐसी समाज का व्यक्ति है, कृषि की भूमि है और अगर उसने परमिशन नहीं ली है, हाँ, तो निश्चित रूप तो गलत है। निश्चित रूप से गलत है। और उस बैनामा के आधार पर उस भूमि के मालिक राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार होगी। और बैनामा जिन लोगों ने करा लिए हैं, वो आगे क्या शून्य माने जाएंगे? क्या होगा अगर इस पे कोई आपत्ति करता है या कोई समस्याएं आती हैं तब? नहीं, बैनामा शून्य की स्थिति अलग हो गई। बैनामा तो माना जाएगा, लेकिन वो राज्य सरकार के हक में चला जाएगा, क्योंकि बेच दी तो विक्रेता का राइट खत्म हो गया। जब विक्रेता का राइट खत्म होगा, क्रेता को मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली, इसलिए वो राज्य सरकार में चली जाएगी। क्रेता के लिए वो बैनामा शून्य है, क्रेता के हिसाब से वो शून्य है, और उसकी मालिक उस बैनामा के आधार पर राज्य सरकार। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई किन पे होगी? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। आप जानकार हैं क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं उनके लिए ये जानकारी नहीं है कि ऐसी समाज की जमीन को परमिशन के बाद नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसे में कार्रवाई किस पे बनती है? जो बेच रहा है उस पे या जो खरीद रहा है उस पे? एक्चुअली कार्रवाई जो होती है दो तरह की होती है, एक तो सिविल नेचर की, एक क्रिमिनल नेचर की। तो क्रिमिनल नेचर की तो किसी भी नहीं होगी। सिविल नेचर में ये होता है कि जो खरीद रहा है उसका नुकसान हो जाए, उसने जो पैसा बैनामी में लगाया है और जो विक्रेता को दिया है वो उसका डूब जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये है कि क्रेता सावधान, एक नियम है क्रेता सावधान। तो वो ये कहता है कि क्रेता को कोई भी संपत्ति खरीदते समय सावधान रहना चाहिए और उसे उस संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी, पूरी खोजबीन करने के बाद ही बैनामा कराना चाहिए। अगर वो लापरवाही करता है तो इसका खमियाजा क्रेता को ही उठाना पड़ेगा। जो बेच रहा है उस पे नहीं होगा कुछ? बेच रहा है उस पर कुछ नहीं होगा। हाँ, वकील साहब, एक तो नगर में याकूबपुर और लोहरदगा जी, ये दो गांव जुड़े हैं नए जी, यहाँ पर प्लाटिंग कर रहे हैं कुछ लोग जी, तो इस पे नगर पालिका की कुछ जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल नगर पालिका की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम प्लाटिंग कर रहे हैं तो नगर पालिका को हमसे कहना चाहिए कि आप एक अपनी कॉलोनी काट रहे हैं तो उस कॉलोनी का एक लेआउट बनाइए और हमारे यहाँ पास कराइए, उसका कुछ शुल्क भी जमा होता है। जी, उसी के आधार पर कार्रवाई आगे होगी। हाँ, उसी का आधार।